Welcome everyone to my channel CA Priyanka's Wealth Talk. So guys, इस एपिसोड में हम बात करेंगे HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO की, जो आ रहा है 25 जून 2025 को। गाइज ये बहुत बड़ा IPO आ रहा है आफ्टर द हुंडई। द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इज ऑलमोस्ट 12,500 करोड़। सो आई थॉट कि क्यों नहीं इस पे बात की जाए। तो चलिए बात करते हैं, क्या है ये HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO, क्या है इसकी डिटेल्स और कैसा रहेगा इसका फ्यूचर। नाउ गाइस, चलते हैं बात करते हैं व्हाट इज दिस। ये बेसिकली ये काम क्या करती है कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये एक HDFC की सब्सिडरी कंपनी है, जहाँ पे मेजॉरिटी होल्डिंग आपका HDFC बैंक का ही है। राइट, दे आर द पेरेंट कंपनी एंड इट्स बैक्ड बाय HDFC। राइट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 बट इट स्टार्टेड वर्किंग इन, उन्होंने स्टार्ट करना 2008 से काम किया है। एंड एब्सोल्युटली दोनों सेपरेट यूनिट्स हैं, अपना अपना काम दोनों कंपनीज कर रही है, HDFC बैंक एंड HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज। HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज अगर एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट से, इनकॉर्पोरेशन से, ये एक NBFC है। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड NBFC? बहुत अगर इनके सर्विसेज वाइज मैं बात करूं तो मेजर डिफरेंस नहीं रहता है, बट जो इनके कंप्लायंस वगैरह रहते हैं, जो सेबी में या अदर अथॉरिटीज के पास जो इनके कंप्लायंस जाते हैं ना, वहां पे ये बहुत ज्यादा डिफर करती है। बैंक्स के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस रहते हैं। अदरवाइज आप NBFC को ले लीजिए तो उनके जो कंप्लायंस पार्ट रहते हैं वो काफी मैं बोलूँगी कम रहते हैं, नॉर्मलाइज रहते हैं। ओके, and for that reason NBFCs are having high risk as compared to the banks। बिकॉज देखिए, ये सब चीजें जानना ही आपके लिए जरूरी है गाइस, एंड मैं इसीलिए ही ये एपिसोड लेकर आई हूँ, बिकॉज वी शुड नो कि कहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। एज एन इन्वेस्टर हमें किस तरह से अलर्ट रहना है। क्या ऑफर करती है ये कंपनी? पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स, बिजनेस लोन्स, एसेट फाइनेंसिंग, हर टाइप के लोन ये प्रोवाइड करती है। प्लस इनका दो मॉडल्स में ये काम करती है गाइज, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। कस्टमर चूज कर सकते हैं कि उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए या ऑफलाइन सर्विसेज चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो अपना सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हैं कंपनी से। इनकी 1400 प्लस ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। सो अच्छा ग्रोथ है इनका और ये अच्छे से काम कर रहे हैं गाइज। राइट, 1400 branches across India. Let's go forward and find out the company's highlights. स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है, मैंने ऐसे कहा आपसे, HDFC का बैकिंग है इसको। सो डेफिनेटली फंड्स की तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज दे आर दी फंड, यू नो, जो फंड के लिए सोर्स ऑफ फंड है इनके लिए। हाई एसेट क्वालिटी एंड लो NPA। NPA का इज लो है, बट जब अपन पेयर कंपेरिजन करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या एग्जैक्टली NPA है, कितना ग्रॉस है और कितना नेट NPA है। NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये होता है ना, जैसे कोई भी कंपनी जो लोन प्रोक्योर कराती है तो क्या होता है, चाहे बैंक हो या NBFCs हो या कोई भी जो लोन वगैरह कराती है वैसी कंपनीज हो बाय सर्विस बेस्ड, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे लोन्स ऐसे होते हैं जो पे नहीं होते हैं टाइमली या बिल्कुल भी पे नहीं होते हैं। तो उन उन लोन्स को बोला जाता है NPA। ओके, एंड डेफिनेटली बैंक्स में बहुत स्ट्रिंजेंट इसके ऊपर, दे हैव टू गो थ्रू अ रिगरस प्रोसेस। NPA की बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है बैंक्स को। डेफिनेटली NBFC को भी करनी पड़ती है, बट बैंक से कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। रोबोस ग्रोथ इन लोन बैंक इनका अच्छा है, साइज अच्छा है, इन्होंने अच्छा काम किया है, रेवेन्यू भी अच्छा है इनका। विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू जब मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूंगी। टेक ड्रिवन है, अंडरराइटिंग एंड सर्विसेज। ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है कंपनी, एंड अंडरराइटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अंडरराइटिंग सर्विसेज वो सर्विसेज है जो 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 कंपनीज अपने IPOs लाना चाहती है मार्केट में, या रेज फंड्स रेज करना चाहती है मार्केट से, तो अंडरराइटर्स उनकी हेल्प करते हैं। तो ये HDB उस सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 3 साल का अप्रोक्सीमेटली अपन देख लेते हैं। रेवेन्यू जो कैगर है वो 15 to 18% के अप्रोक्स में रहा है। राइट, नेट प्रॉफिट 17-20 करोड़ के आसपास रहा है। ग्रॉस NPA 2.5%, जैसे मैंने आपसे कहा था, और नेट NPA आपका 1.5% है। राइट, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अप्रोक्सीमेटली 11% है, और रिटर्न ऑन एसेट्स है जो 2.1% है। गाइस, जब हम इस सेपरेट कंपनी को अगर हम देखेंगे तो हमें ये सब नंबर्स अच्छे ही लगेंगे, बट एक्चुअली में जब एज एन इन्वेस्टर अगर हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए,
हमें कैसे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, तो सबसे अच्छा चीज होता है कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए। क्योंकि एक एचडीबी तो ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है ना मार्केट में जो ऐसी इस कैटेगरी के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो हमें इस टाइप से जाना चाहिए, सोचना चाहिए गाइस कि और कौन सी कंपनीज है जो इस कैटेगरी में फिट होती है या इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उनके साथ जब आप एचडीबी का कंपैरिजन करेंगे तब एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी। एंड मैंने यहाँ पे उसी चीज पे फोकस किया है, तो मैं कंपैरिजन के थ्रू आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको डिसीजंस लेने चाहिए। अच्छा, आईपीओ स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा 25 टू 28 जून के बीच में इशू पीरियड रहेगा। अप्लाई कर जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो करेंगे। एंड गाइस डेफिनेटली इट्स एन एजुकेशनल वीडियो, देयर इज नो प्रमोशन फॉर इंक्लूडेड इट। आप जो भी डिसीजन ले वो आपके आप सोच विचार के and अपना एनालिसिस करके ले, सो प्लीज टेक इट एज एन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। टाइप ऑफ इशू कैसा है, बुक बिल्डिंग है गाइस। प्राइस बैंड 700 से 740 के बीच में फिक्स हुआ है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर इक्विटी। लॉट साइज है 20, मींस 20 मींस मिनिमम 20 आपको अगर अलॉटमेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 14,800 का अप्रोक्सीमेट प्राइस आएगा, राइट। एंड फॉर स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स वुड बी, अगर आप 13 लॉट्स लेते हैं तो इट वुड बी 1,92,000। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई गाइस, 20 शेयर्स है, प्राइस आपके सामने है 700 से 740। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई। 14 लॉट्स लेने से 207 का प्राइस बैठेगा एंड 68 लॉट्स लेने से अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का प्राइस बैठेगा, राइट। अच्छा, आईपीओ अलॉटमेंट डेज कब है, 30 जून को अलॉटमेंट हो जाएगी और लिस्टिंग होगी आपकी 5 जुलाई 2025 को। सो इसमें क्या होता है गाइस, अगर इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑन 25, तो 5 जुलाई तक द पिक्चर इज क्लियर। आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं मिली, अगर मिली तो कितने लॉट्स मिले आपको, और अगर आपको आपने हायर लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, आपको कि कम लॉट्स अलॉट होते हैं, तो सारा का सारा पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, राइट। सो देयर इज नो रिस्क ऑन इन दिस फुल स्ट्रक्चर, बिकॉज अभी और ने बहुत अच्छे से इसको सब स्ट्रक्चराइज किया है। इनके लीड मैनेजर्स कौन है, लीड मैनेजर्स वो होते हैं गाइस जो कंपनी को आईपीओ मार्केट में लाने में हेल्प करते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, उनका सारा का सारा जो भी है ड्यू डिलिजेंस हो गया या वट एवर, उनको जो भी हेल्प चाहिए मार्केट से पैसा रेज करने में, वो लीड मैनेजर्स उनकी करते हैं। तो मैंने देखा मोर एंड मोर इनमें 12 लीड मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज है, बीएनबी पारिपास है, आपकी बोएफ है, सिक्योरिटीज है, देन गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है, एचएसबीसी है। गाइस आप देख रहे हैं ये सब काफी रिनाउंड नेम है, बड़े बड़े नाम है। एंड द रीजन इसके एचडीएफसी की है, सब्सिडरी कंपनी है, वो बहुत बड़ा रीजन बन जाता है लीड करने का, लीड मैनेजर्स बनने का। आईएफएफएल है, जेफरीज है, मॉर्गन स्टैनली है, मोतीलाल ओसवाल है, नोमुरा है, देन न्यूवामा है, यूबीएस है। देख रहे हैं आप, द टिकट साइज इज ह्यूज, ओके। सो काफी ये वाले सारे इसके अंदर लीड मैनेजर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 लीड मैनेजर्स हैं इस कंपनी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लैरिफाइड नहीं है। एंड वहां पे एक जस्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसमें से कुछ जो आई कुड सॉर्ट आउट वो थे कुछ, बूस्ट कैपिटल एडिकेसी, एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस, 1400 ब्रांचेस है, दे मे वांट टू इंक्रीज मोर टू इट, देन एनहांस ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांडिंग डेफिनेटली वो चाहते हैं, आईपीओ के थ्रू ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी। एंड एचडीएफसी जो है वो अपना स्टेक छोड़ रहा है। जब मैं बात करूंगी साइज की, साइज में गाइस ऐसा है ना, मतलब कुछ तो एनएफएस है, मतलब न्यू ऑफर है, और कुछ जो एचडीएफसी के पास ऑलरेडी 94%, 90 अप्रोक्सीमेटली जो शेयर प्राइस है, उसी में से एचडीएफसी यू नो पब्लिक में वो शेयर्स दे रही है, राइट। तो पार्शियल एग्जिट हो रहा है एचडीएफसी का भी, राइट। स्ट्रेंथ क्या है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, डेफिनेटली बैक्ड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है इनका। एंड इनकी जो सर्विसेज है वो डेफिनेटली पूरे बैंक से सेपरेट है, तो बैंक का कोई इसमें नहीं है, ठीक है, कैटेगरी मतलब इंटरफेयर नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट है अच्छा स्ट्रॉन्ग है। एंड फोकस जो है इनका 2 टायर 3 टायर 4 टायर सिटीज पे है। अकॉर्डिंग टू दी इंटरव्यू ऑफ देयर सीईओ, उन्होंने कहा कि 4 टायर सिटीज में वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, एंड वहाँ पे जो लोन की रिक्वायरमेंट्स उसको अच्छे से फिलअप कर रहे हैं, एंड उसी से उनका ओवरऑल ग्रोथ भी उन्होंने देखी है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टायर 1 सिटीज पे इनका फोकस है, 2 3 4 सिटीज पे भी इनका बहुत अच्छा फोकस है, एंड आई थिंक वहां से अच्छा इनको रेवेन्यू भी आ रहा है।
रिस्क डेफिनेटली, हर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा इस मार्केट में, रिस्क तो इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो रिस्क क्या है, आगे जाके कंपनी को रिस्क कैसे अफेक्ट कर सकती है? राइजिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, फॉर दैट लोन्स की हो सकता है डिमांड कम हो, बट एक लेवल के नीचे नहीं जाएगी। कंपटीशन फ्रॉम डिफरेंट फिनटेक्स एंड एनबीएफसीज, मार्केट में सिर्फ एचडीबी नहीं है गाइस जो लोन कैटेगरी में है, छोटे बड़े बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड उसके बेस्ड उनका कमीशन, वो उनकी रेंटल रेवेन्यू इनकम होती है। रेगुलेटरी टाइटनिंग, अगर एनबीएफसीज, एज मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ ये रिलैक्स मोड में रहती है बैंक्स के कंपैरिजन में, तो इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है, फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज, तो रेगुलेटर अथॉरिटीज को बहुत टाइट अगेन उनके ऊपर थोड़े थोड़े और नियम्स उनके कंप्लायंसेस स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में जाके अगर ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी आते हैं तो फिर कंपनी को वैसे डेफिनेटली ट्रबल होगी आगे ग्रो करने में। क्रेडिट रिस्क इन अनसिक्योर्ड सेगमेंट, अगर अनसिक्योर्ड लोन्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है एंड तो वहां पे क्या होगा ना, क्रेडिट रिस्क बहुत हाई हो जाता है और एनपीए के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट गाइस, ये है बेसिकली दीज आर ऑल द पीयर कंपैरिजंस। ओके, अगर मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करूं तो वहाँ अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये तो कंपनी है फॉर आईपीओ टारगेट कंपनी जैसे हम बोल सकते हैं। और इसके लिस्टेड जो पीयर्स हैं, दे आर बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, चोलामंडलम एंड श्रीराम। सो गाइस, ये जो कंपनीज है ना, ये ऑलरेडी है मार्केट में, एंड वो मोर और लेस एचडी फाइनेंशियल सर्विसेज के ही तरह काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको या इस टेबल पे थोड़ा सा मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगी। एंड इसके बाद मैंने जस्ट स्पेसिफिक कंपैरिजन किया है आपका बजाज फाइनेंस के साथ, तो इसके बाद अपन उसी स्लाइड पे जाएंगे। एंड तक देखिएगा वीडियो गाइज, प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें एक आईपीओ को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन फॉर द ईयर, सबका आया हुआ है, राइट। सेकेंडली, पी पी रेशियो में जो फोकस करना चाहती हूँ, डेफिनेटली अभी कंपनी लिस्टेड इसका नहीं है, अदरवाइज इसका 34 है जो बजाज फाइनेंस है, सुंदरम का 28 है, 17, 14, 31, 30। पी रेशियो इज नथिंग बट द करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। ओके, ये रिफ्लेक्ट कर दिया मार्केट में किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट है कंपनी के। तो बट कोई भी ओवर प्राइस नहीं है गाइस, ओके, 40 के नीचे ही है इनके। पीबी रेशियो की बात करें तो अच्छा, इसका भी 5.9 है, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब उसी रेंज में है, 4.5.6 के आसपास ही है। रीस्टेटेड अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, मतलब जो ईपीएस है, ईपीएस की बात करें तो वो सुंदरम का काफ क्वाइट हाई है, ईपीएस 170 है। अदरवाइज आप देखेंगे चोलामंडलम का और श्रीराम का 50 के आसपास है। बजाज फाइनेंशियल फाइनेंस सर्विसेज का काफी कम है, राइट, कंपेयर टू दी सुंदरम। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी आरओआई कितना दे रहे हैं, ये कंपनी दे रही है एचडीबी 14% के अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि हमें जितना पैसा लगाया उस पर हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। बजाज फाइनेंस काफी 19% दे रही है। अदर कंपनीज दे रही है 15, 10, 10, 19, यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, चोलामंडलम से भी मिल रहा है, ये भी एक अच्छी पियर है। इफ आई अगर आप आरओआई की एंगल से देखें तो श्रीराम दे रही है आपको 18.17%, राइट। नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ओके, कितनी नेट एसेट्स की वैल्यू है एज पर द इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुंदरम की काफी स्ट्रांग है, ओके, 1100 समथिंग है, यहाँ पे 155 है, इसकी 190 है, ठीक है। यहाँ पे एच डी बी इज बेटर देन द बजाज। अदरवाइज काफी रेशियोज अगर आप देखते हैं कुछ जो फाइनेंशियल्स हैं, तो बजाज फाइनेंस इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर ऑफ एच डी बी, राइट। सो इसीलिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली उस पर फोकस करके इसको आपके लिए मैं लाई हूँ कंपेरिजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच डी बी वर्सेज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ओके, मैंने स्पेसिफिक इसी पे पूरा फोकस किया है। अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 2.5 है एचडीबी के, इसके 1.3 है, और वर्सेस 2.1। सो लेट्स सी, मैंने एक और चार्ट बनाया आपके लिए, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज आपका 1724 जा रहा है करोड़ इसके लिए, एचडीबी के लिए। बजाज के लिए आ रहा है 12,1250, मीन्स काफी बड़ा है इसके कंपेरिजन में प्रॉफिट देखें तो। रेवेन्यू कगार है 15 to 18%, इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज्यादा है, 25 to 28%, अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए, अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है, डबल से थोड़ा कम।
ग्रॉस एनपीए इस कंपनी के एचडीबी के सिर्फ 2.5% है, एंड उससे कम है। ग्रॉस एनपीए कम होने चाहिए गाइस, नॉट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम ही होनी चाहिए कंपनी के, इसके 1.3% है। नेट एनपीए यहाँ पे देखें तो 1.1% है, इसके सिर्फ 0.4% है। मतलब कंपनी सोच समझ के लोन दे रही है। यहाँ से तो एचडीबी के मुकाबले बजाज फाइनेंस के काफी लो है, राइट। आरओई 11% दे रहा है, यहाँ पे ये डबल दे रहा है, 21% दे रहा है। रिटर्न ऑन असेट्स यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे 3.8 है। अगेन बजाज फाइनेंस से काफी ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका 6.5% है, इसकी 10% है। वैल्यूएशन एज पर प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 3.2 है, यहाँ पे 7 है। अगेन दिस हैविंग हायर वैल्यूएशन एज पर द बुक्स। ब्रांचेस 1400 प्लस ब्रांचेस है एचडीबी की, एंड 3000 प्लस ब्रांचेस है बजाज की, तो ये भी यहाँ पे भी डबल हो जा रहा है। पेरेंट कंपनी देखिएगा इसकी है एचडीएफसी बैंक और इसकी है बजाज फिनसर्व। ठीक है। देखिए जब अपन इस तरह से कोई पेयर कंपैरिजन करते हैं तब हमें एक आउटलुक पता चलता है, राइट। एंड कैसे इस कौन सा रेशियो हाई होना चाहिए, कौन सा रेशियो लो होना चाहिए, उसके लिए गाइस बेस्ट है आप मेरा रेशियो एनालिसिस का भी सीरीज जरूर से देखिएगा। मैंने वहां पे एक एक रेशियोज को डिटेल में टेकअप किया है। ऑल ओवर मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको, जैसे मैं बता पा रही हूँ सारे ही जो रेशियोज हैं, ओके, एक्सेप्ट दिस जी एनपीए एंड ग्रॉस एंड नेट एनपीए, बाकी सब रेशियोज हाई होने चाहिए तो वो हाई है, और ये जो दो लो होने चाहिए वो लो है। तो एचडीएफसी एचडीबी के सामने बजाज फाइनेंस काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है, ओके, एज पर द फाइनेंशियल्स। नाउ ये सब जानने के बाद द लास्ट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज शुड वी इन्वेस्ट, राइट। एज आई सेड इट्स एजुकेशन वीडियो गाइस, यहाँ पे मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ, बट आई एम ब्रिंगिंग आउट द फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, द फंडामेंटल्स आपके सामने लाने की ट्राई कर रही हूँ। तो अब जब इसके गुड है, गुड पॉइंट्स है एचडीबी के, वो है ट्रस्टेड प्रमोटर्स हैं, ग्रोइंग एनबीएफसी मार्केट है, लोन का मार्केट हमेशा ग्रो करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट। अभी का इसका ब्रांड प्राइस, सॉरी बैंड प्राइस जो है वो है 700 to 740, राइट। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। डिफरेंट साइड देखें अगर नेगेटिव, या आई वुड से द ऑपोजिट साइड देखें तो मॉडरेट रिटर्न है, क्योंकि अभी हमने बजाज फाइनेंस से उससे कंपेयर किया है। कंपटीशन आपने देख ही लिया है, कितनी सारी कंपनीज लगी है लाइन में, चोलामंडलम है, गाइस ये तो लिस्टेड कंपनीज हैं, एंड ये तो फ्यू है, इसके अलावा भी और कंपटीशन होगा इनका। कुछ लिस्टेड होगी, कुछ अनलिस्टेड होगी। तो गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनीज हैं जिनके साथ ये compete कर रहे हैं, देयर कैन बी मोर कंपनीज फॉर देम एज अ कंपटीशन। तो अगेन वो एक प्रॉब्लम रहेगा। एंड वॉच मैक्रो ट्रेंड्स चेंज होते हैं बहुत फास्ट, सो वहां पे कहीं ना कहीं ये इश्यूज होगा कि कैसा रहता है कंपनी का फ्यूचर। नाउ गाइस एज एन एनालिस्ट एज एक्सपर्ट व्यू जो हमारे सामने आ रहा है, एचबीओ आईपीओ में भी स्टडी अ लॉन्ग टर्म प्ले फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो बहुत ज्यादा ग्रोथ के पीछे नहीं जाते हैं, जिनको स्लो एंड स्टडी ग्रोथ चाहिए, तो मे बी उन इन्वेस्टर्स के एंगल से देखा जाए तो एक ये डिसेंट कंपनी है। नॉट अ मल्टी बैगर बट अ स्टेबल कंपाउंडर इफ प्राइस राइट। अगर ये राइट प्राइस पे अगर मिलती है, राइट, बिकॉज जिसके वैल्यूएशंस है ऑलरेडी मार्केट में, जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं, अगर वहां पे थोड़ा सा इसको ये करेक्शंस के व्यू पे जाए तो ये बेटर कंपनी है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। ओके, नाउ द फाइनल थिंग, मैंने आपको सब डेटाज वगैरह इसके दिखा दिए हैं ना। प्लीज आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर से करिएगा, और एनालिसिस में हेल्प चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप देखिएगा, एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज द कंपनीज ऑन योर द वे यू वांट इट। सो फाइनली मैं बोलना चाहूंगी, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एंड लो रिस्क इन्वेस्टर्स, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ या क्विकली चेंज नहीं करना चाहते अपना प्रोफाइल। वेट फॉर द प्राइस बैंड क्लैरिटी। प्राइस बैंड मैंने आपसे पहले भी कहा, तो वैल्यूएशन डिपेंड्स, प्राइस बैंड डिपेंड्स ऑन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में थोड़ा करेक्शन आने से प्राइस बैंड भी एक रेंज में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करना है हमें, एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना है। वी शुड नॉट ओवर एक्सपोज दिस, डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। एंड पोर्टफोलियो में एसेट अलोकेशन जो मैंने पहले भी बात की है, उन सबको ध्यान रखते हुए यू कैन टेक द कॉल, राइट। So this was my presentation for the HDB Financial Services जो 25th June 2025 को आ रहा है, and backed by a very strong parent company HDFC Bank, right? So guys do comment me, just let me know कैसा लगा आपको, and do like and subscribe my channel, right? So thank you and bye bye guys.
मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।